बहुत अच्छा। बायोलॉजी में जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं पढ़ लीजिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे सेरीकल्चर के उत्पादन में क्या पूछा जाता है, एपी कल्चर और पीसी कल्चर में क्या क्या होता है, इसके बारे में कल अनुवांशिकता संबंधित वो खत्म हो चुका है। देखिए जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपी कल्चर में यहाँ लिखिए शाखा, पहले हेडिंग डालिए शाखा, यहाँ डालिए अध्ययन। शाखा से संबंधित अध्ययन, शाखा से संबंधित अध्ययन। एक तरफ लिखिए शाखा, दूसरी तरफ लिखिए शाखा से संबंधित अध्ययन। देखिए एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों का, मधुमक्खी पालन का। किसका? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन की क्रांति को नीली क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। अगला देखिए साइटोकल्चर या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका विज्ञान का। किसका? कोशिका विज्ञान। अगला लिखिए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर
फ्लोरिकल्चर नाम से क्लियर क्लियर किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी एंथ्रोलॉजी पुष्प यानी पत्ती। हाँ भैया, पुष्पों का मतलब पत्ती। पुष्पों का अध्ययन कहाँ भैया? जो एंथ्रोलॉजी लिखा है सर, ये पुष्पों का अध्ययन। पुष्प पुष्प यानी कि पुष्प क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। पेड़। पुष्प फूल नहीं होते हैं। फूलों का अध्ययन में लिखा है फ्लोरिकल्चर में। पोमोलॉजी लिखा है क्या? हाँ, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका भैया? फलों का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका? बागवानी या बगीचों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सुने होंगे ना? कहाँ होता है? हॉस्पिटलों में। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका? तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, फार्मेको औषधीय पादपों का अध्ययन। औषधीय पादपों का देखिए यहाँ तक हो गया। बायोलॉजी में जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं में एपीकल्चर किसका अध्ययन करवाता है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। मछली पालन की क्रांति को कैसी क्रांति कहा जाता है? नीली क्रांति कहा जाता है। साइटोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कोशिका विज्ञान का। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी के अध्ययन पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी या बगीचों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ का कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे लिखवाएंगे झींगा से, झींगा या मांस से लिखवाएंगे आगे। सारी क्रांतियाँ लिखवाएंगे। नहीं, हम मुझे जानता है कि मछली जो होता है। नहीं, वो नहीं क्रांति। गुलाबी क्रांति नहीं, क्रांति आगे लिखवा देंगे। हो गया भैया? आगे मिटा दें इसको। अभी कुछ और थोड़ा बची हैं।
मौसम थोड़ा गड़बड़ है। भाई ग्रेड वाला है कंपनी ये पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी को इम्पोर्टेंट लिखना मुझे। कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नोट डाल के लिखिएगा। बरसेला चला या टेम्पो मध्य साथ सबसे बड़ा स्तनी कौन सा होता है? नीली व्हेल, नीली व्हेल। क्या है ये नीली व्हेल? मछली। मछली। आगे लिखिए, सबसे छोटा स्तनी, सबसे छोटा स्तनी क्या है? छछूंदर। सबसे बड़ा बीजांड, अगले लाइन से लिखिए, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। किसका? साइकस का। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी कहाँ उड़ता है? यह पीछे की तरफ उड़ता है। सब आगे उड़ते नहीं है, पीछे उड़ता है। पीछे कहाँ जाता है? अभी देखे जा रहे हैं। पेलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन। एंटमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नोट में सबसे बड़ा स्तनी क्या है? नीली व्हेल है, जो कि एक मछली है। सबसे छोटा स्तनी क्या है? छछूंदर है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। यहाँ तक हो गया हो तो आगे लिखेंगे। नोट नंबर 2 डालिए। बस हाँ भैया, सबसे बड़ा वृक्ष किसका होता है? सिकोया। सिकोया, उसको लिख लीजिए। सिकोया या साइकस।
नोट नंबर 2 लिखिएगा, हमें ज्यादा चलने फिरने से, जब ज्यादा दौड़ते हो, दौड़ने के बाद थकान महसूस होती है, किसका कारण है वो? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमें चलने फिरने से ज्यादा थकान महसूस होती है। लिखिए, हमें ज्यादा चलने फिरने या दौड़ने से थकान महसूस होती है। उसका कारण हमारी मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। यही कारण है कि जब हम दौड़ते हैं, जो ज्यादा दौड़ने वाले धावक होते हैं वो किसका सेवन करते हैं? दूध का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि दूध में भी क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में, तीसरा पॉइंट है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 656 होती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 656 होती है। हो गया भैया? देखिए, पैंटियोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन, सबसे बड़ा स्तनी नीली है मछली है, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है, सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का। सबसे बड़ा पक्षी साइकस पक्षी है। हाँ, क्या साइकस? अरे अरे वृक्ष है भैया साइकस। नहीं, वो हाँ हाँ, बीजांड है। बीजांड मतलब जिसे अंडाणु होते हैं, उस तरह का होता है। और सबसे हमें ज्यादा चलने फिरने दौड़ने से थकान महसूस होती है, उसका कारण क्या होता है? मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक। हमारे शरीर में मांसपेशियों में क्या? अगली हेडिंग डालिए, परक नली शिशु। परक नली शिशु में अंडाणु का जो निषेचन हो, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखिए। परक नली शिशु सुनो, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रचार भी दिखाता है आपको। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो परक नली में अंडाणु का निषेचन होता है, माँ के शरीर में नहीं होता है, माँ के शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में होता है। लेकिन जो बच्चे का विकास होगा वो किसमें होगा? माँ के शरीर में होगा, अर्थात गर्भ में होगा। इसमें जो अंडे की क्रिया का निषेचन होगा उसमें क्या होगा? गर्भाशय की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसको पालने में गर्भाशय की जरूरत होती है। इसी बात को लिख लीजिए।
देखिए परक नली शिशु, परक नली शिशु, परक नली शिशु में, परक नली शिशु में, परक नली शिशु में अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। और उसका विकास गर्भाशय में होता है, और उसका विकास गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में। और उसका विकास गर्भाशय में होता है। नोट डाल के देखिए, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अंडे का निषेचन, अंडे का निषेचन मां के शरीर के, मां के शरीर के बाहर किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। तो उसे टेस्ट ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले पुरुष का स्पर्म और महिला के जो है जांच की जाती है, और उसके पुरुष का स्पर्म और महिला के अंडे को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में उसका जो है परीक्षण किया जाता है, उसका निषेचन कराया जाता है। जब निषेचन की क्रिया हो रही है जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं, उनके शुक्राणुओं को और उनके अंडाणुओं को टेस्ट ट्यूब में जो है परीक्षण कराया जाता है, अर्थात निषेचन कराया जाता है। इस क्रिया में जब अंडाणुओं का निषेचन टेस्ट ट्यूब में हो जाता है, उसके बाद उसका विकास उसको कहाँ डाल दिया जाता है, महिला की यूट्रस में डाल दिया जाता है। जब टेस्ट ट्यूब बेबी की यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन उस बच्चे का विकास कहाँ होगा, यूट्रस में ही होगा, अर्थात तो बच्चा बढ़ेगा कहाँ, गर्भाशय में ही बढ़ेगा, लेकिन निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, टेस्ट ट्यूब में होगी, अर्थात माँ के शरीर में नहीं होती है। इस प्रक्रिया में अंडे का जो निषेचन हो रहा है, जो काम अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के करते हैं नेचुरली तरीके से, वही काम ये टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे किया जा रहा है। जब निषेचन की क्रिया शुक्राणु और अंडाणु के साथ हो रही है, उस समय माँ के शरीर का संपर्क नहीं होता, अर्थात माँ के शरीर से बाहर की स्थिति रहती है। लेकिन जब निषेचन संपन्न हो जाता है, तो उस जो निषेचन की क्रिया के बाद उपरांत मिला हुआ है, उसको कहाँ डाल देते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं। फिर उसका जो विकास होगा बच्चे का किसमें होगा, यूट्रस में होगा। ऐसी क्रिया में जब अगर लड़का पैदा होगा तो कौन कौन से गुणसूत्र मिलने चाहिए, और फीमेल अगर लड़की पैदा होगी तो कौन कौन से गुणसूत्र मिलने चाहिए। पुरुषों में नोट डालिए, फिर इसको समझाते हैं। पुरुषों में एक बार समझ लीजिए, पुरुषों में सदैव दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्रों में X और Y दोनों पाए जाते हैं, लेकिन महिला के निषेचन में XX दोनों क्रोमोसोम कौन होते हैं, दोनों XX होते हैं, और पुरुषों में एक X होता है और एक Y होता है। जो XY
पुरुषों के शरीर में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। महिला के शरीर में अभी लिखना मत, पहले देख लीजिए फिर उसके बाद लिखना है। पुरुषों के शरीर से कौन से क्रोमोसोम निर्गत हुए? क्रोमोसोम एक्स और वाई। पुरुषों के शरीर से कौन से क्रोमोसोम निर्गत हुए? एक्स वाई। और फीमेल के शरीर से कौन क्रोमोसोम निर्गत हुए? एक्स एक्स। देखिए, निषेचन के दौरान जब एक पुरुष और एक महिला के साथ निषेचन क्रिया संपन्न हो रही हो, उस दौरान अगर पुरुष के शरीर से एक्स क्रोमोसोम बाहर आता है और महिला के शरीर से दोनों अगर एक्स एक्स हैं, तो चाहे ये वाला एक्स आ जाए और चाहे ये एक्स आ जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। महिला के शरीर से भी अगर एक्स क्रोमोसोम, जो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम दोनों है उसके, तो यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम बाहर आएगा। अब देखिए, पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया, तो दोनों कितने क्रोमोसोम हो गए? एक जोड़ी क्रोमोसोम। और एक जोड़ी क्रोमोसोम मिलकर क्या बना दिए? एक गुणसूत्र बना दिए, क्रोमोसोम। अर्थात जब पुरुष के शरीर से एक्स क्रोमोसोम निर्गत हुआ और महिला के शरीर से दोनों एक्स एक्स चाहे तो भी निर्गत हो जाए, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलकर के जब दोनों क्रोमोसोम बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। क्या पैदा होती है? अब लड़के की कंडीशन देखिए, यहां मेल और यहां लिखिए फीमेल। मेल से एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र निर्गत हो रहे हैं, महिला से केवल एक्स और एक्स दोनों निर्गत, तो दोनों गुणसूत्र कौन कौन से हैं? एक्स एक्स। इसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र हैं। अब अगर इस बार पुरुष के गुणसूत्र से वाई गुणसूत्र निकल जाए और महिला निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही हो, महिला से तो ऑलरेडी एक्स एक्स निकल ही रहा है, यहाँ से अगर एक्स गुणसूत्र निकलेगा तो एक्स और वाई मिलकर क्या क्रोमोसोम बना देंगे? एक्स वाई क्रोमोसोम। ऐसी स्थिति में क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। अर्थात लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है? पुरुषों का। महिलाओं के शरीर से ऑलरेडी एक्स एक्स क्रोमोसोम निर्गत हो रहा है, पुरुषों के शरीर से एक्स और वाई क्रोमोसोम निर्गत हो रहे हैं, तो जब पुरुषों के शरीर का एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के शरीर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलकर के क्या बना देंगे? लड़की पैदा कर देंगे। और अगर पुरुषों के शरीर से वाई क्रोमोसोम और महिलाओं के शरीर से वाई एक्स क्रोमोसोम निर्गत होगा, तो दोनों मिलकर एक्स वाई क्रोमोसोम बना देंगे, क्या पैदा होगा? लड़का। इसका मतलब है कि जो लिंग निर्धारण होगा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, वो कौन करेगा? पुरुष करेगी। इसमें महिला का कोई योगदान नहीं होता। किसी भी महिला को लड़का हो रही है लड़की हो रही है, इसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसको भी लड़का चाहिए किसको टेस्ट करवाना चाहिए? लड़के को टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें लड़की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आपके पास वाई क्रोमोसोम की संख्या घट रही है, इसलिए आपको लड़का नहीं हो रहा है। अब समझ में आया? बंद कर।